अगर आपने अपना घर खरीदा है और घर का अभी तक पोजीशन नहीं मिला हुआ है, किसी डिस्प्यूट की वजह से डेवलपर ने प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है आपसी मतभेद, चाहे वो पार्टनर्स के बीच में हो या वो बड़ा एरिया है और डेवलपर उसे पूरा नहीं बना रहा, इस कारण से है। तो कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण आपका प्रोजेक्ट बीच में रुक जाता है, आपको उसका पोजीशन नहीं मिल पाता। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। आज आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आपका फंसा हुआ घर, आपको गवर्नमेंट का ऐसा क्या नोटिफिकेशन अभी ड्राफ्ट स्टेज पे है जिसके थ्रू आपको अपना घर मिल सकता है। अगर ये नोटिफिकेशन फाइनल हो जाता है, गवर्नमेंट इसे कंफर्म कर देती है, तो आपको आपके घर मिलने की राह आसान हो सकती है। तो हम इस पे विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं प्रॉपर्टी मिश्रा और मेरे साथ जगपाल सांगवान जी हैं। हम आपको विस्तार से इसके ऊपर बताएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर लाइसेंस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, या वो ग्रुप हाउसिंग है जिसमें अपार्टमेंट आपने बाई किया हुआ है, या वो टाउनशिप है जिसके अंदर प्लॉट आपने बाई किया हुआ है, उसे प्लॉटेड कॉलोनी कहते हैं, या वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। जब आप लैंड खरीदते हैं, मतलब डेवलपर जब लैंड खरीदता है तो एक रेवेन्यू एरिया की लैंड होती है, किसी विलेज की लैंड होती है, जो मास्टर प्लान के हिसाब से खरीदी जाती है। मास्टर प्लान में वो अगर रेजिडेंशियल के लिए परमिशन वहाँ मिल सकती है तो डेवलपर रेजिडेंशियल, या कमर्शियल के लिए मिल सकती है तो कमर्शियल के लिए उस पर्पज़ से डेवलपर लैंड बाई करता है। जब लैंड बाई हो जाती है तो डेवलपर उसके ऊपर लाइसेंस लेता है। लाइसेंस लेने से पहले उसे लैंड यूज़ को कन्वर्ट कराने की ज़रूरत होती है, और वो लैंड यूज़ कन्वर्ट होता है आपका एज़ पर मास्टर प्लान। गवर्नमेंट ने जहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए अलाउ किया है तो वहाँ रेजिडेंशियल के लिए कन्वर्ट होगा, जहाँ कमर्शियल के लिए अलाउ किया है वहाँ कमर्शियल के लिए कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे डेवलपर को लैंड यूज़ कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद ज़रूरत पड़ती है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उसको लाइसेंस लेने की। जब डेवलपर लाइसेंस ले लेता है उसके बाद उसको डिफरेंट जो एनओसीज हैं डिफरेंट अथॉरिटी से, वो लेने के बाद फिर रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आने के बाद ही डेवलपर प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ये प्रॉपर्टी आपकी ग्रुप हाउसिंग, टाउनशिप और कमर्शियल प्रॉपर्टी जो हरियाणा के अंदर है, उसे आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि एक बार डेवलपर ने आपको लैंड खरीदी है, उसके बाद उसने उसके अप्रूवल्स लिए हैं जिसको हम यहाँ पर लाइसेंस के नाम से जान रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव को हाइपर जोन में रखा है। हाइपर जोन में जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको एक प्लॉटेड डेवलपमेंट के लाइसेंस लेने के लिए 100 एकड़ की होती है, ग्रुप हाउसिंग के लिए 10 एकड़ की होती है। और ये पॉलिसी 100 एकड़ और 10 एकड़ जो बनाई गई थी, काफ़ी समय पहले बनाई गई थी, करीब 25-30 साल पहले बनाई गई थी। और अब क्योंकि टाइम बदल गए हैं और इतनी ज़मीनें जो हैं अर्बन एरियाज़ में, गुड़गांव जैसे शहर में 100 एकड़ इकट्ठा कर पाना और वो भी किसानों से लेना आज के दिन संभव नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेके आई है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लाइसेंस पॉलिसी थी जिसके अंदर हम प्लॉटेड डेवलपमेंट 100 एकड़ कह रहे थे और ग्रुप हाउसिंग के लिए हम लोगों ने जो है 10 एकड़ रखा था, उसमें चेंजेस की आवश्यकता आई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें चेंजेस की आवश्यकता क्यों हुई। तो बेसिकली तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि एक तो साइज़ ऑफ लैंड की वजह से चेंजेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी हैं। दूसरा क्या है कि ज़मीनों के रेट जो हैं वो 10 करोड़ से लेके 15 करोड़ या कहीं कहीं 19-18 करोड़ भी हो गए हैं गुड़गांव के अंदर। तो इस वजह से हमारे को जो है डेवलपर को इतना कैपिटल इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा इशू क्या रहा है कि जैसे कि अगर मान लो किसी ने 100 एकड़ लैंड ले भी ली और उसने कॉलोनी काटनी शुरू भी कर दी, तो ये हम सब समझते हैं कि एक साथ ही 100 के 100 एकड़ को डेवलप करना मुश्किल होता है। उसको डेवलप करने के लिए फ़ेज़ वाइज जाना पड़ेगा। डेवलपर को फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 या फ़ेज़ 3 में बांट कर करता है, जबकि उसको लैंड इकट्ठी लेनी पड़ती है, 100 एकड़ इकट्ठी लेनी पड़ती है, पैसा उसका पूरा लग चुका होता है। वेयरएज़ वो डेवलपमेंट जो कर रहा है वो फ़ेज़ वाइज कर रहा है। मान लीजिए कि उसने 20 एकड़ की डेवलपमेंट शुरू करी, तो शुरू में उसको जो इनफ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा, उसकी सेल से जो आएगा वो 20 एकड़ से ही आएगा। वेयरएज़ उसकी 80 एकड़ लैंड जो है वो अनयूटिलाइज रह जाती है। इस वजह से भी गवर्नमेंट को लगा कि अब इस लाइसेंसिंग पॉलिसी में हमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। जो अभी हमारे कुछ प्रोजेक्ट स्टक हैं उसमें भी कुछ चेंजेस करनी चाहिए। दूसरा क्या रहा है कि कुछ समय से हम देख रहे थे कि शहर के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स जो रुक गए हैं, वहाँ पर कंज्यूमर्स जो हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जा रहे हैं, रेरा में जा रहे हैं,
और अदर कोर्ट्स में भी जा रहे हैं, NCLT में भी जा रहे हैं। तो वहाँ पर जहाँ पर बड़ी ग्रुप हाउसिंग थी और कुछ पार्ट डेवलप हो गया, कुछ नहीं हुआ है, वो सारी की सारी लैंड लिटिगेशन में आने की वजह से डेवलप नहीं हो पा रही हैं। अगर हम उसको पार्ट्स में बांट लें, यानी कि एक पार्ट जो अंडर डेवलपमेंट था और एक पार्ट जो रॉ लैंड थी, तो कम से कम रॉ लैंड को हम मोनेटाइज कर सकते हैं, किसी सेपरेट पार्टनर को लेके आ सकते हैं विद द ड्यू अप्रूवल्स एंड परमिशंस। तो इस करके ये एक नई सब लाइसेंसिंग पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई हुई है। देखिए, सब लाइसेंस क्या है? सब लाइसेंस आपका एक बड़ा लाइसेंस अगर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने डेवलपर को दिया है, जैसे मान लेते हैं 100 एकड़ टाउनशिप के लिए होता है। टाउनशिप मतलब एक छोटा शहर। छोटे शहर में प्लॉटेड एरिया भी होता है, ग्रुप हाउसिंग भी होता है और कमर्शियल भी अलाउ किया जाता है। एक सर्टेन परसेंटेज होता है, उसी पे गवर्नमेंट बताती है कि एज़ पर पॉलिसी आपको इतने मीटर की रोड छोड़नी है। फॉर एग्जांपल करंट पॉलिसी में टाउनशिप में 12 मीटर की रोड इंटरनल छोड़नी होती है, आपके घर के आगे 12 मीटर की रोड होती है। उसी में एक सर्टेन पार्ट कमर्शियल का है और ग्रुप हाउसिंग के लिए भी एक एरिया एलोकेट किया जाता है कि इतने परसेंटेज आप ग्रुप हाउसिंग बनाते हैं। उसी पे डेवलपर को पॉलिसी के हिसाब से आर्किटेक्ट डेवलपर का या हायर किया हुआ आर्किटेक्ट उसको पॉलिसी के हिसाब से मैप बनाता है और मैप को वो सैंक्शन कराता है। अब मान लीजिए वो लैंड 200 एकड़ है, 300 एकड़ है, उस लैंड पे बहुत बड़ा पार्ट है, उसमें कई पार्टनर्स हैं। अब पार्टनर्स बहुत सारे हैं। पहले क्या होता था कि 3-4 लोगों ने मिलकर एक SPV बनाया, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और फिर एक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया। अब लाइसेंस मिलने के बाद चूंकि वो पोर्शन, जैसे जगपाल जी ने बताया, इतना बड़ा हो जाता है कि फेज वाइज डेवलपमेंट करनी पड़ती है। इकट्ठा उससे रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता और कई बार जब प्रोजेक्ट सेलिंग शुरू होती है तो मार्केट उसके बाद डिप हो जाती है, तो वो प्रोजेक्ट मोनेटाइज भी नहीं हो पाता। जब मोनेटाइज नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं आपस में डिस्प्यूट्स होते हैं और काम आने वाले टाइम में रुक जाता है। यहाँ बायर की कोई गलती नहीं है। बायर ने प्रॉपर्टी खरीदी और वो प्रोजेक्ट रुक गया। मान लीजिए ग्रुप हाउसिंग के अंदर ही किसी बायर ने फ्लैट खरीदा और वो 20 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग थी और वो बीच में आके रुक गई क्योंकि वहाँ बहुत अच्छी मार्केट नहीं रही। ये रीज़न हो सकता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट, ये रीज़न हो सकता है, या फाइनेंशियल कंडीशंस का बिगड़ जाना, कई कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर सब लाइसेंस की ज़रूरत गवर्नमेंट को नज़र आई, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिसके ऊपर लोगों से सजेशंस भी मांगे गए हैं। तो वो ड्राफ्ट कहता है कि सब लाइसेंस अगर हम देते हैं, मतलब एक बड़े लाइसेंस में से छोटे लाइसेंस को अलग कर देते हैं, मतलब एक पार्ट को, मान लीजिए 20 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है, उसमें ग्रुप हाउसिंग के लिए मिनिमम 1 एकड़ कहा गया है। अगर 1 एकड़ पार्ट कोई पार्टनर लेके अलग होना चाहता है उसकी सारी अप्रूवल्स के साथ, तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर कोई फ्रेश अप्रूवल लेने जा रहा है तो उसे मिनिमम 10 एकड़ चाहिए। यहाँ पे बड़े लाइसेंस का पार्ट अलग करना चाहेगा तो ग्रुप हाउसिंग में 1 एकड़ और प्लॉटेड कॉलोनी के अंदर 2 एकड़ लैंड को भी अलग से डेवलपर लेके कर सकता है, मतलब उसे अलग से डेवलपमेंट भी हो सकती है। साथ में कमर्शियल अगर है तो वो 1000 मीटर का प्लॉट भी अलग किया जा सकता है। मतलब ये साइज डिमार्केटेड है। अगर मिनिमम इतना एरिया है तो उसमें डेवलपर को सब लाइसेंस दिया जा सकता है, जिसे जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी कहीं हद तक आम आदमी को घर मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट हो नहीं रही है वहाँ पर अगर सब लाइसेंस देके पार्ट को अलग कर दिया जाए तो उस पार्ट की डेवलपमेंट हो पाएगी। और जो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जैसे मान लीजिए 20 एकड़ में से 10 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग में यहाँ सोल्ड हो चुकी है, तो उसको अगर अलग करके उसका पोजीशन पे वर्क किया जाए, उसकी कंस्ट्रक्शन जो रुकी हुई है उस पर वर्क किया जाए, तो उन लोगों को कम से कम पोजीशन मिल पाएगा। जैसे कि प्रदीप जी ने बताया कि बड़ी लैंड्स को हम सब लाइसेंस लेके और उसको हम रेजोल्यूशंस के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ अच्छे चेंजेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा सब लाइसेंसेस में जो हैं, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ देता हूँ। एक तो सब लाइसेंस में ये कहा गया है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग डेवलपर है और वो खुद भी अगर अपने ही प्रोजेक्ट को सब डिवाइड करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 10 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग है और वो उसको 2 पार्ट में डेवलप करना चाहता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2 में, तो उसको भी अलाउड है कि वो उसका सब लाइसेंस ले सकता है। यानी कि मास्टर लाइसेंस तो एक ही रहेगा लेकिन उसका सब लाइसेंस 5 एकड़ का वो ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा राहत हो जाती है एक किस्म से बिल्डर को या डेवलपर को। और दूसरा एडवांटेज इसमें ये है कि गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा है कि गवर्नमेंट अपना जो है
EDC IDC की जो फीस होती है वो भी उसको टाइमली मिल जाती है। अगर बिल्डर टाइमली डेवलप करेगा तो टाइमली फीस भी जाएगी और कस्टमर को भी टाइमली प्रोजेक्ट दिया जाएगा। यानी कि इस पॉलिसी के थ्रू सभी को फ़ायदा हो रहा है, चाहे वो प्लानिंग अथॉरिटी हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे डेवलपर हो। तो और कुछ इसके और जो बेनिफिट्स, जो छोटे छोटे बेनिफिट्स और इसमें मुझे दिख रहे हैं, उसमें ये भी है कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मान लो उसमें 3 पार्टनर हैं और तीनों अलग होना चाहते हैं, तो भी मास्टर लाइसेंस के तहत इसको अलग अलग किया जा सकता है। प्रोपोर्शनेटली जो लैंड डिवाइड होगी उसी के हिसाब से आपको चार्जेस पे करने हैं। सवाल ये आता है कि आपने 10 एकड़ को डिवाइड तो कर लिया 2 पार्ट में, या मैं कहूँ कि टाउनशिप 100 एकड़ की टाउनशिप है, उसको आपने डिवाइड कर लिया इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 50-50 या 4 पार्ट ऑफ 25 एकड़ ईच। अब सवाल ये आता है कि क्या हम इस लैंड को अलग अलग कर सकते हैं, फिज़िकल डिमार्केशन कर सकते हैं? तो इसमें भी प्लानिंग अथॉरिटी ने ये कहा है कि सारी सर्विसेज और रोड्स को आप नहीं रोक सकते हैं, वो कॉमन रहेंगी, लेकिन आपको 2.5 फीट की एक पैराफिट वॉल कह सकते हो, वो आप बना सकते हो और उसके ऊपर 3 फीट की आप आयरन फेंसिंग कर सकते हो। तो यानी कि एक तरीके की एक ग्रीन टाइप की डिमार्केशन आपके प्रोजेक्ट की हो सकती है। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है इस पॉलिसी के तहत। तो ये सब कुछ चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। हम आशा करते हैं कि गवर्नमेंट इसको जो है जल्दी अप्लाई करे, ताकि क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो पुराने स्टक हुए हैं ये निकल सकते हैं और डेवलपर जो अपनी लैंड को लेके बैठे हुए हैं, डेवलप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम इन द सेल्स, अभी उतना पिकअप नहीं कर रही है मार्केट में, या उनका फेज़ वाइज डेवलपमेंट करने के लिए कैश फ्लोज अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एग्जिस्टिंग डेवलपर को भी फ़ायदा देंगी, गवर्नमेंट को भी देंगे, जैसे मैंने पहले बताया, और कंज्यूमर को भी देंगी। देखिए, जगपाल जी ने जैसा बताया, अभी मैं उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड ऑन करता हूँ कि सब लाइसेंस स्पेशल कंडीशंस में जो चीफ ऑफ टाउन प्लानिंग है वहाँ से भी सर्टेन कंडीशंस में एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब वो उनके पावर्स में रिजर्व है, अगर वो चाहें तो उनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो क्या सिचुएशन है उसी हिसाब से वो देख के सब लाइसेंस दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे केसेस आपने देखा होगा कि रेरा में इस टाइम गए हुए हैं। रेरा को ये मामला सुलझाने में वाकई में बहुत दिक्कत आ रही है कि आखिर जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, जहाँ पे फंड्स अब हैं नहीं, जो बन चुके हैं वो पूरे बन नहीं सकते, आधे अधूरे बने हुए हैं, तो उसको पूरा कैसे किया जाए, ये समस्या आज बहुत बड़ी सामने है, जिसके सॉल्यूशंस नहीं मिलते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अगर ये पॉलिसी आती है तो चूँकि रेरा के पास वो अथॉरिटी है कि वो विद इन पॉलिसी कोई डिसीजन ले सकती है, तो यहाँ पे रेरा द्वारा भी ऐसे चीज़ों को फ्यूचर में देखने को मिल सकता है कि पार्ट वाइज डिवाइड करने के लिए एक सजेशन दिया जाए। तो ऐसे सजेशंस को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा अगर अप्रूवल मिलती है तो वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके ऐसे प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे हैं जिनके ऊपर अभी भी आप देखेंगे तो पोजीशन ना मिलने की तलवार आम बायर के ऊपर लटकी हुई है कि वहाँ पे काम ही नहीं हो रहे। और सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे ही नहीं है, यहाँ पे SPR और न्यू गुड़गांव के भी एरिया हैं जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। बहुत सारे होम बायर्स इस टाइम द्वारका एक्सप्रेसवे, SPR और न्यू गुड़गांव या सोना रोड इवन पे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ रुके हुए हैं। तो ये मेरे को उम्मीद है कि जैसे ही ये सब लाइसेंस क्लियर होता है तो डेवलपर्स कुछ पार्ट को, जो शेयर होल्डर्स हैं वो पार्ट लेके जैसे ही अलग होते हैं तो उससे उन जो मकान फिनिशिंग स्टेज के पास आ गए उनमें कम से कम पोजीशन मिल पाएगा और आम आदमी को उनके घर का जो सपना है वो कहीं हद तक पूरा होता दिख पाएगा। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जैसा क्वेश्चन आप पूछेंगे वैसी क्वेरीज पे हम रेगुलर वीडियोस बना के आपके पास आते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए प्रोग्राम आपको कैसा लगा।